पावर लगेगी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, तो दिमाग यूज होगा ना, थिंकिंग यूज होगी, वो तो यहाँ हो नहीं रही। यहाँ तो बस जो याद किया है वो बता दो, फिर वो चतुर की जैसा बन जाएगा जो 3 इडियट वाला चतुर था, है ना। फिर वो चमत्कार को बलात्कार बोलेगा क्योंकि उसने तो रट्टे लगा दिए, रिसाइट किया है, बस उसने ये भी नहीं देखा इसका मतलब क्या है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ। बिल्कुल सही समझ गए आप, जो बच्चे के जीवन से जोड़ दे, है ना। छात्र को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहना कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। जब हम बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम ये कहें कि हमारे आसपास कोई बच्चा है, उसकी एक्टिविटी देख के आपको समझ में आ जाए कि ये इस उम्र का बच्चा होगा, उसकी शक्ल देख के भी कई बार समझ आ जाएगा जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और आपको पता लग जाएगा कि वो 2 शब्द जोड़ के बोल पा रहा है, यानी वो 2 साल के आसपास होगा, है ना। वो 1 शब्द बोलना अभी अभी सीखा है, वो 1 साल के आसपास होगा। तो ये क्या है, आप उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, उससे पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है ना। जैसे वो एक रील बनाई थी मैंने किसी गाने पे डिफेंस मैकेनिज्म को लेके, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसको जीवन से कहीं से भी जोड़ दे रही हूँ पेडागोजी को, वो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई, सिंपल। ठीक है ना। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, अब कॉपी कैट बनने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, तो बाकी सब में बच्चा एक्टिव ही नहीं है, जीवन से जुड़ी नहीं रही है चीजें, रट्टे लगाने हैं बस, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं कहते उसको। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपका फेवरेट क्वेश्चन एनईपी से डायरेक्ट आपके सामने। द पर्पज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, क्यों हम आकलन कर रहे हैं, क्यों हम टेस्ट ले रहे हैं, क्यों हम पता लगा रहे हैं बच्चे को, क्या जरूरत पड़ी इस सिस्टम की। सीबीएसई जब सीसीई को लेकर के आया कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इवैल्यूएशन, यानी लगातार चले और हर एक पक्ष को जांचे, होलिस्टिक हो, एनईपी भी यही कह रही है। तो एनईपी की अगर हम बात माने तो उद्देश्य क्या है आकलन के या मूल्यांकन के। फर्स्ट ऑप्शन है टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमोंगेस्ट स्टूडेंट्स टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स, बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दो, है ना। दूर दूर तक जब कोई गब्बर की आवाज सुने, नाम सुने, तो बच्चा चुपचाप से सो जाए, माँ कह रही है क्योंकि गब्बर आ जाएगा। आई मीन जैसे ही टेस्ट का नाम हो, पेपर का नाम हो, लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। मैंने अच्छे खासे 30-32 साल के लोगों को भी देखा है जिन्हें आज तक सपने आते हैं एग्जाम के कि उनका कोई सुबह एग्जाम छूट रहा है, और ये वो लोग हैं जो टॉपर रहे हैं, है ना। फेलियर या एवरेज स्टूडेंट्स तो बेचारे, मतलब ये हमने समाज में बनाया हुआ है ना कि जो फेल हुए हैं या फिर जो एवरेज रहे हैं वो तो फिर क्या ही कहें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर फियर इंड्यूस्ड है एग्जाम को लेकर के। तो जीने मत दो बच्चे को, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में तनाव पैदा कर दो, हाय रे पेपर, है ना, दुनिया खत्म हो जाएगी पेपर नहीं हुआ तो ये एकदम खराब तरीका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं कहेगी कि बच्चे में डर पैदा करो। ठीक। टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, भाई अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कुछ संशोधन की, कुछ चेंज की, कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो करो। बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चे के भले में बात करेगी, ठीक है ना, भले के बारे में। थर्ड ऑप्शन है टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बच्चे की सीखना और विकास दोनों अनुकूलित मतलब सुसाधित हो सके, बेहतर बन सके। हाँ भाई, बच्चे के फेवर में जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेगी, कोई भी शिक्षा नीति हो। फिर है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी बच्चे को आपको सपोर्ट करना है, जरूरत पड़े उसके पेरेंट्स से मिलिए। पेरेंट टीचर मीटिंग भी इसीलिए होती है कि वो जो बाहर का जीवन है, जो वो उसकी रियल लाइफ है, जो वो जी रहा है आफ्टर स्कूल, वो कैसा है, तो वो कनेक्ट कर पाए, उसके पूरा बैकग्राउंड आपको आइडिया हो। तो ये सब क्या है, और उसके जीवन से भी जोड़ रहे हैं आप जो क्लासरूम में पढ़ रहा है वो। तो ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन ये गब्बर का खौफ नहीं भरना है। तो जहां फर्स्ट है वो तो हटा ही दो, फर्स्ट तो ठीक है ही नहीं, तो सिर्फ फोर्थ ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ फर्स्ट भी हटा देते तो आपको समझ आ जाता कोई और जवाब बन ही नहीं सकता। फोर्थ आंसर है। 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यानी डायनेमिक असेसमेंट, डायनेमिक मतलब जो लगातार चले, जो रेगुलर हो, जो समय समय पे देखता रहे, जो आकलन कि बच्चे में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे सीख रहा है। तो गतिशील मूल्यांकन समझने में मदद करता है। क्या गतिशील का मतलब है जो कॉन्टिन्यूटी में है, जो परिवर्तनशील है, जो चेंज हो रहा है समय के हिसाब से। डायनेमिक उसी को तो कहते हैं हम, है ना। हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा डायनेमिक है यार, कैसे, समय के साथ चेंज होता है, अपडेट करता है खुद को, अलग अलग पहलुओं में परिवर्तन हो पा रहा है। तो डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट, यानी जो चेंजेबल है, जिसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो असेसमेंट जो प्रोग्रेस को मेजर कर पाए, क्योंकि वो समय के साथ बदलाव चाहता है या देख रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ अ चाइल्ड, आईक्यू तो फिक्स होता है, और आईक्यू का हम यहाँ पे आकलन में कोई सच बात, आईक्यू को बहुत महत्व नहीं देते हम, गार्डनर नहीं देते क्योंकि महत्व। ठीक,
रिलेटिव रैंक ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे को रैंक करना, लेबल करना, उस पर ठप्पा लगाना, फेलियर का, फर्स्ट आने का, तोप का, स्टार का, ये सब बेकार बातें हैं। आपको लेबलिंग से बचना है, बच्चे को सेग्रीगेट करने से बचना है, उसको रैंक लगाने से बचना है उस पर, ठीक है ना। कंपैरिजन टू हर पीयर्स, बच्चे को कंपेयर करो उसके पीयर्स के साथ, तो ये कहना गलत होगा, है ना। अभी जैसे किसी ने टॉप किया, अभी छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया, ठीक, उससे पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, तो हम ये नहीं कहेंगे ना इसने टॉप किया, किसी एक बच्चे ने मान लीजिए, या प्राची निगम की भी अगर हम बात करें, तो हम ये नहीं कहेंगे ना बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सब बेकार हैं, वो किसी और एस्पेक्ट में बेहतर हो सकते हैं, है ना। तो मतलब हम यहाँ पे, हालांकि ये सिस्टम ही वैसा है कि रैंक पे फोकस रहता है, बट वो होनी नहीं चाहिए रैंकिंग उस तरह से। क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर्स मत कीजिए। द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की जो नीड्स हैं, जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, अगर उसको किसी एरिया में वो पीछे रह जाता है या बहुत स्ट्रांग है, जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो निकल करके आए, उसकी सीखने की आवश्यकताएं बाहर निकल के आए, वो हम देख पाए। डायनेमिक असेसमेंट से ही हो पाएगा, क्योंकि हम चेंजेबल है, ये लगातार चलने वाला असेसमेंट है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है बेसिकली। तो ऑनगोइंग है तो बच्चे को कहाँ कब किस एरिया में जरूरत होगी, स्पेसिफिक लर्निंग नीड क्या होगी उसकी, कहाँ हेल्प की जरूरत है, कहाँ एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, ये समझ में आ जाएगा हमें जब हम डायनेमिक असेसमेंट कर रहे होंगे। इफ चाइल्ड इज फिट टू स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल और नॉट, नहीं सर हर बच्चा रेगुलर स्कूल में पढ़ सकता है, उसकी कोई बात ही नहीं है। इंक्लूसिविटी की बात इसीलिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये कहता है टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, यानी सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग पे जाना है, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे। तो ऑफ से फॉर पे जाने के लिए, या मैं इसको दूसरी तरह से लिखूं तो एसए से, सबमेटिव इवैल्यूएशन से फॉर्मेटिव की तरफ जाने पे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, क्वेश्चन आएगा अभी, है ना। क्या करना चाहिए, कौन सी बात सही होगी। सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का आकलन खुद से करे, हाँ भाई बिल्कुल। पीयर असेसमेंट, यानी उसके साथी समूह उसका आकलन करें, उसके दोस्त 4 लोगों का ग्रुप है, वो कह रहा है कि मीना मुझे कितने नंबर दोगी भाई, जो मैंने अभी आंसर तुम्हें सुनाया, मीना कह रही है 5 में से 4 दूंगी। फिर राधा से पूछा, फिर राजू से पूछा, सारे दोस्त आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। जैसे हमें याद है जब हमारा टीचिंग ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ करता था, है ना, इंस्टाग्राम पे पड़ी होगी शायद वो पिक्चर कहीं, तो मतलब ये वाले पे नहीं, दूसरे इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को याद है हम लोग एक दूसरे को नोटबुक्स दे दिया करते थे और कहते थे कि भाई सुन, या ये वाला टॉपिक बताइयो, तो उससे क्या होगा, पीयर असेसमेंट, आपका पीयर आपका असेसमेंट कर रहा है कि आपको कितना आता है, ठीक। क्वांटिटेटिव फीडबैक के मान लीजिए कितने में से कितना रेट करोगे, तो वो भी क्वांटिटी हो गई ना एक तरह से, हाँ ठीक है। कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर, अब ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर पे जब कंपेयर करने आप लग जाएंगे तब प्रॉब्लम है, मात्रात्मक प्रतिक्रिया में प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं दिख ही नहीं रहा है, सेकंड ऑप्शन, यानी आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, 74% लोग सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर है 7, देखते हैं एनईपी के बारे में ही एक सवाल है, फटाफट से भाई 7 बजे ही हो गया आपका टाइम, 9 बजे की बजाय। अभी कई लोगों को ये नहीं पता लग पा रहा है, कोई बात नहीं, बीच बीच में ऑफ भी हो रहा है मेरी तबीयत के कारण, कर लेंगे मैनेज। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कैसा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। मैं इसलिए भी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर आप पकड़ जाओगे, चीटिंग हो जाएगी, आपको हिंट मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन के संदर्भ में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया, कैसा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, है ना, और हमने ये डिस्कस भी किया है बैच में भी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड किसको कहेंगे, मैंने उस दिन आपको चार्ट बना के भी बताया था, देखते हैं, बैच में बताया था बेसिकली। रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में रिपोर्ट कार्ड की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एटलीस्ट नहीं करेगी, ये आउटडेटेड मेथड हो गया। रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू द ईयर, नहीं भाई, हमें हर एक डायमेंशन में चाहिए, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट थोड़ी चाहिए। बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, डिबेट में भी अच्छा हो सकता है, जरूरी थोड़ी सिर्फ वो साइंस में या मैथ्स में या सब्जेक्ट्स में ही अच्छा होगा उस तरह से, और उसमें भी लिखने में सिर्फ। समेटिव यूनिडायमेंशनल नहीं, सिंगल डायमेंशन नहीं, मल्टी डायमेंशनल चाहिए। यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक आयामी नहीं, बहुआयामी चाहिए हमें, क्योंकि विकास भी एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने को कहती है, और 83% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो 300 आपका एक रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट है एक तरह से,
वो 360 डिग्री होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। वो बनेगा कैसे? 360 डिग्री असेसमेंट होगा कैसे? जब आप खुद का आकलन करेंगे, है ना। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, है ना। इसमें क्या है? 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जब आप खुद का आकलन करेंगे यानी सेल्फ असेसमेंट, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, यानी बच्चा खुद को कितने नंबर देगा। अगर उसने कोई चैप्टर या कोई आंसर लिखा है तो उससे पूछो कि तुम्हारा मन करेगा तुम कितना रेट करोगे खुद को, है ना, कि कितना तुम्हें लगता है कि तुम फिटनेस की बात कर लेते हैं कि आप फिट हैं, तो आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे खुद को फिटनेस में? तो आप कहेंगे यार, मैं कहूंगी यार 7 या 6, ध्यान नहीं देती हूँ, रूटीन खराब है, ये है वो है। कोई और कहेगा जो फिट है, जिम जाता है डेली या ध्यान रखता है अपना, वो कहेगा यार मैं तो 9 on 10 हूँ, है ना, बस हल्के से चेंज की जरूरत है। तो बच्चे को कहा जाए कि अच्छा तुम्हें रीडिंग में पढ़ते कितना अच्छा हो, आउट ऑफ 5 बताओ, तो वो कहेगा 3 out of 5। तो खुद का आकलन कर रहा है खुद से। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट हो जाता है आपका, जिसको हम कहते हैं टीचर असेसमेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले टीचर असेसमेंट पहले सेल्फ असेसमेंट, वो आपके ऊपर है कि आप पहले किसको लिखना चाहें। यानी शिक्षक भी आपका आकलन करें, शिक्षक ने बताया कि आउट ऑफ 10 मैं तो इतने दूंगा इस चीज में या दूंगी। फिर आता है आपके दोस्तों का रोल, जो आपके पीयर्स हैं, तो पीयर असेसमेंट, जो आपका साथी समूह है वो आपका आकलन कर सके कि आपके दोस्त क्या मानते हैं कि आपको कितना आता है किसी चीज में। तो ये सब क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया, हर एक पहलू होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बन गया। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि वो सर्वांगीण रूप से उसका आकलन कर रहे हैं, चाहे वो खुद से बताए, खुद के बारे में, उसके दोस्त बताएं, उसका टीचर बताए, और हम उसके मन, उसके इमोशन, यानी मन ही हो गया, उसके शरीर, उसके दिमाग, कैप जिसको कहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए, जो कि बात सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8, समझिएगा और एनईपी पे क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल्स मेड बाय एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट करेक्ट? ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो नॉट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना होता है ना। हाँ ठीक है शुभम, फटाफट से आंसर कर दो, मैं इतने जल ग्रहण कर लेती हूँ। होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण विकास, बच्चे के कॉग्निशन का भी, यानी जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है, शरीर भी, दिमाग भी यानी कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी। देखना यार, अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा दिए गए प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? नॉट चाहिए हमको, नेगेटिव बात। NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। इसमें तो बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो तो ठीक है, हमें गलत चाहिए। NEP 2020 proposes shift from formative to summative, उल्टा है, summative to formative है, यानी योगात्मक से रचनात्मक की ओर जाना है, कि आप पेपर पेंसिल टेस्ट से एक्टिविटी की ओर लेकर के जाओ, असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ लेके जाओ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। इन्होंने कह दिया असेसमेंट फॉर लर्निंग से ऑफ की तरफ ले जाओ। फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं है, FA to SA नहीं है, SA to FA है, उल्टा है, तो यही गलत है। फिर भी बाकी देख लेते हैं। NEP proposes that apart from assessment by the teacher, other ways such as self assessment and peer assessment should be encouraged। यानी सिर्फ टीचर ही आकलन ना करे बच्चे का, उसके साथ ही और वो खुद भी करे, तो ये बात तो सही है और हमें तो गलत चाहिए। NEP 2020 proposes that report card of the student should include progress in the cognitive, affective and psychomotor domain। जो BS ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का लर्निंग का वर्गीकरण। कॉग्निटिव यानी बच्चे का दिमाग भी इन्वॉल्व हो, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो, जो विकास के प्रकार भी हैं, और साइकोमोटर यानी फिजिकली भी वो एक्टिव हो, कोनेटिव भी कहते हैं इसको। कैप कहते हैं खोपड़ी पे लगाने वाली, सर पे लगाने वाली, है ना। कैप बोले तो जैसे वो IPL में चलती है ना पर्पल कैप, तो ये कोई भी कैप चलेगी। कैप मतलब C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर, तो ये भी एकदम सही है। होलिस्टिक जब भी तो बनेगा जब सारे पहलू विकास के आप जोड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये गलत है कि फॉर्मेटिव टू समेटिव, क्योंकि समेटिव टू फॉर्मेटिव है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार और जवाब दीजिएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, शुड टर्म्स लाइक स्लो लर्नर, ब्रिलियंट, एवरेज
बी यूज टू डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम, यानी क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, ये तो धीमे सीखता है, ये एवरेज बच्चा है, ये ब्रिलियंट बच्चा है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे समाज देखता है कि ये फेलियर है, ये एवरेज है ना, जो टॉपर है उसकी भी हालत ये है, उसको भी डर लग रहा है, सपने आ रहे हैं उसको एग्जाम के, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या हमें ऐसे शब्द, ऐसे ठप्पे जिसको मैं कहूं आम भाषा में, यानी ऐसे लेबल्स लगाने चाहिए बच्चों पे? बिल्कुल भी नहीं, आपको लेबलिंग से बचना है, ठीक है ना।